तो नमस्कार भाई लोग, जैसा कि मैं अपने चैनल पे नेशनल इनकम की कंप्लीट सीरीज आपको करा रहा हूं, जिसमें हमने सारे के सारे वीडियोस नेशनल इनकम के कर रखे हैं, एक्सेप्ट कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम विद इनकम मेथड एज वेल एज एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये दो मेथड बाकी हैं और ये वीडियो मैं आपको इनकम मेथड की पूरी डिटेल जानकारी इंटरेस्टिंग वे में देने वाला हूं। तो वीडियो स्किप मत करना मेरे भाई। अगर आप इस टॉपिक के लिए आए हो तो ट्रस्ट मी, पूरा पढ़ के जाना। सो दिस इज वैभव त्रिपाठी, यू आर वाचिंग आजाद क्लासेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो भैया, समझना चालू करते हैं इनकम मेथड को। क्या है ये इनकम मेथड? याद है, एक मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था पहले, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है लिंक में, देख लीजिएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एक चीजें तुमने पढ़ी थी, एक चीज तुमने पढ़ा था, और ध्यान से पढ़ना भाई। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये पूछते जरूर है सीबीएसई वाले, एनसीईआरटी वाले, ला के रख देते हैं वो टॉपिक आपके सामने। इट्स क्वाइट इजी एंड दो इट इज अ बेस फॉर नेशनल इनकम, सो यू हैव टू अंडरस्टूड इट। उसमें एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी एक पर्सन किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी सेक्टर में जितना फैक्टर सर्विस देता है, उसे उतने के ही बराबर में फैक्टर इनकम रिसीव्ड होती है। जैसे भाई तुम ऑक्यूपेशन याद रखो अपनी फैमिली मेंबर का। चलो यार, तुम्हारे पिताजी पे ही बात करते हैं। अगर तुम्हारे योर फादर इज अ वेरी रिस्पेक्टेड एम्प्लॉय इन पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी मेरा फेवरेट बैंक है, तो मैं बोलता जाता हूं बेइज्जती के ही सेंस में। तो अगर आपके पिताजी पंजाब नेशनल बैंक के एक बहुत रिस्पेक्टेड एम्प्लॉय हैं, चलो सीरियस होते हैं, एंड ही इज गिविंग फैक्टर सर्विस फ्रॉम 10 AM टू 5 PM ऑलमोस्ट। सो 10 से 5 का जो ये समय है जिसमें वो अपनी फैक्टर सर्विस दे रहे हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है पंजाब नेशनल बैंक से। बात क्लियर है? क्योंकि उन्होंने उतने के बराबर सर्विस दी तो उन्हें उतने के बराबर पेमेंट मिलेगा, है कि नहीं भाई? बताओ। तो भैया इसी तरह से इनकम मेथड में जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हैं एंड दे आर बेसिकली रेंडरिंग देयर सर्विस इन टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और आइदर इन प्राइमरी सेक्टर, एंड how much they are giving factor service, in return to that they received factor payment and that factor payment is turned into factor income from themselves। तो इसका मतलब कि जितना हमने काम किया उतने के बराबर में हमें हमारा पैसा भैया मिला। पैसा मिलना जरूरी है। तो चलिए इनकम मेथड कैलकुलेट करते हैं। इनकम मेथड के 3 हेड्स हैं, COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस OS एंड मिक्स्ड इनकम, ठीक है, MI। ये तीनों से आपका NDPF से निकलता है, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। और ये वही इनकम है, ठीक है, जो सारे के सारे भारतीय एक साल में प्रोडक्टिव सर्विस देके, फैक्टर सर्विस देके और इनकम रिसीव्ड करते हैं। इसीलिए ये NDPFC आता है। और फैक्टर कॉस्ट पे इसे इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि आपकी इनकम पे कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स तो लगता है नहीं। और यहाँ पे आपको पता है कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए जिनको पता है उनकी बात बता रहा हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि इनकम पे किसी तरह का इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है, इसीलिए फैक्टर कॉस्ट पे NDP कैलकुलेट किया जाता है। अरे सर टॉपिक चालू करो ना, क्या मतलब? हाँ सॉरी, टॉपिक पे ही मैं बात कर रहा था। पहला हेडिंग है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब, अगर आपके फादर किसी भी, ध्यान से समझना, किसी भी सेक्टर में वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद जो भी उनका एम्प्लॉयर है, चाहे वो उनका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट होगा, चाहे उनका एम्प्लॉयर प्राइवेट होगा, वो 1 महीने के बाद उन्हें कुछ ना कुछ कंपनसेट करता है कि नहीं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलता है, ठीक है। और किससे मिलेगा? एम्प्लॉयर से मिलेगा। ये 4 फॉर्म में मिलता है जी। पहला वेजेस एंड सैलरी इन कैश, सेकंड इज वेजेस एंड सैलरी इन काइंड है भाई साहब, तीसरा कुछ एम्प्लॉयर का सोशल सिक्योरिटी वगैरह के लिए कंट्रीब्यूशन होता है, और चौथा है रिटायरमेंट पेंशन। वेजेस एंड सैलरी इन कैश का मतलब यह है कि आपके फादर अगर 1 महीना वर्क करते हैं, इसके बाद उन्हें जो भी कैश में पेमेंट रिसीव्ड होती है, दैट इज कॉल्ड वेजेस एंड सैलरी इन कैश। काइंड की बात करते हैं तो उन्हें चीजें मिल जरूर रही हैं, लेकिन उसका फॉर्म अलग है, कैश में ना होके वो काइंड के पार्ट में है। काइंड का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपके फादर को कुछ मेडिकल अलाउंस दे दिया,
आपके फादर को कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे दिया, चलो यार तुम्हारी ही बात कर लेते हैं, तुम भी कभी जीवन में पैसा कमाओगे ही, तो तुम्हें ही किसी तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटी, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें अगर मिल जाती हैं, घर रहने के लिए हाउस रेंट अलाउंस, इफ दीज थिंग्स आर रिसिव्ड by you from your employer, so this is an best example of wages and salary given by employer in kind. तीसरा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। हाँ भैया, कभी कभी एम्प्लॉयर्स की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो एम्प्लॉयज को कुछ सोशल सिक्योरिटी दे, ठीक है, और होनी भी चाहिए। ये सोशल सिक्योरिटी का बेस्ट एग्जांपल होता है इंश्योरेंस और एग्जांपल होता है पेंशन वगैरह। तो इंश्योरेंस कराना, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, ये जो इंश्योरेंस जैसी चीज़ें हैं, ये एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एंड लास्ट इज अबाउट रिटायरमेंट पेंशन। पेंशन दो तरह की होती है मेरे भाई, वन इज ओल्ड एज पेंशन एंड सेकंड इज रिटायरमेंट पेंशन। नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिटायरमेंट पेंशन ही सिर्फ ऐड किया जाता है, गलती करके मत आना। ओल्ड एज पेंशन इज नॉट एडेड इन नेशनल इनकम। तो चौथी चीज है रिटायरमेंट पेंशन। तो बना क्या मेरे भाई, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वो हेड है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंपनसेट करता है काम करने के बदले में। अगर कैश के फॉर्म में कंपनसेट करेगा, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, क्या क्या इसमें हेडिंग्स आएंगी, कैश हो गया, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन, ग्रेचुटी, बात समझ में आ रही है। काइंड का मैंने आपको एग्जांपल दिया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम और रिटायरमेंट पेंशन। तो चलिए भैया बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, जो है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस यार बिजनेस यूनिट्स वालों के लिए है, होता है ना कि नौकरी नहीं करेंगे, विल डू बिजनेस, स्टार्टअप। तो स्टार्टअप अगर करेंगे तो आप कुछ, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा था ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसी का ये फॉर्म यहाँ पे निकल के आता है। जैसे मान लो कि मेरे पिताजी का जहाँ घर है, मैंने अपने कुछ पोर्शंस को रेंटेड दिया हुआ है, आई हैव गिवन रेंट टू अ पार्टी, they are living and they are paying me, literally they are paying me rent, क्योंकि अगर मैंने उन्हें लैंड दिया है और लैंड इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सो दे विल गिव मी रेंट एंड रेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस फॉर मी बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, ठीक। सेकेंड इज रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी का मतलब अगर आप अपने राइट को, आप अपने राइट, RIGHT वाले राइट को, अधिकार को किसी थर्ड पार्टी को देते हो यूज करने के लिए, तो उससे जो भी आप पैसा रिसीव करते हो, मनी रिसीव करते हो, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। मतलब मान लो मैं अपने में सपने में ही सोच लिया कि मैंने एक इकोनॉमिक्स की किताब लिखी है एंड दैट बुक इज मेकिंग टू मच पैसा इन द मार्केट, तो जो पैसा होगा वो मुझे मिलेगा और वो मेरा रॉयल्टी का फॉर्म का पैसा होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम आपसे बात करें तो सपोज वेर इन माई हाउस आई एम लिविंग, पता चले कि इसके नीचे बहुत सारा कोल डिपॉजिट है, तो मेरी किसी झारखंड के कोल के कंपनी वालों से बात हो जाती है, वो कोयला वगैरह यहाँ से लेके जाते हैं और जो मुझे उसके बदले में पैसा देंगे, दैट इज अ फॉर्म ऑफ रॉयल्टी। तीसरी चीज है इंटरेस्ट। पता ही है, अगर आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट कैपिटल इन एनी बिजनेस, सो दैट बिजनेस इज गोइंग टू मी गिव इन रिटर्न टू इट इंटरेस्ट। एंड लास्ट इज भैया प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको पता है कि बिजनेस में होता है। प्रॉफिट के फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस यहाँ पे नेशनल इनकम में है। फर्स्ट इज डिविडेंड विच इज गिवन बाय अ एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ठीक है। फॉर अगर शेयर में फायदा होता है तो एम्प्लॉयर जनरली डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट बांटता है कंपनीज में। सेकंड इज रिटेन्ड अर्निंग, मतलब यार अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इफ कंपनी हैज़ अ 20 लाख रुपी प्रॉफिट, तो 20 लाख में अगर कंपनी को डिविडेंड बांटने का मन है तो इन्होंने 10 लाख रुपए का डिविडेंड बांटा। 10 लाख रुपए जो रिमेनिंग है वो 10 लाख रुपए को अपने पास रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रख दिया। इस रिटेन्ड अर्निंग को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है एंड इट इज केप्ट बाय कंपनीज फॉर इट्स फ्यूचर एक्सपेंशन। एंड द लास्ट वन इज कॉर्पोरेट इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। ये भी एक फॉर्म का इनकम है जो कंपनीज रिसीव करती हैं। तो ये बिजनेस यूनिट्स की इनकम है जो आपके देश में नागरिक कमाता है। नौकरी नहीं करनी है यार किसी की, अपना काम करना है। ये जो अभी मैं डायलॉग बोला ना, ये डायलॉग टोटल तुम्हारा मिक्स्ड इनकम का एग्जांपल है, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा है। कॉमर्स वाले हैं, थोड़ा चिल करके पढ़ते हैं तो ही समझ में आता है। मिक्स्ड इनकम, हाँ जी, मिक्स्ड इनकम का मतलब कि आप अपना काम कर रहे हैं और अपने काम के बदले में सेल्फ एम्प्लॉयड आप खुद ही हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड के बदले में जो भी आप इनकम रिसीव करते हैं उसे मिक्स्ड इनकम बोलते हैं।
कभी कभी इस इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है पूरी तरह से, इसलिए इसे मिक्स्ड इनकम का नाम दिया गया। एग्जाम्पल, मेरे अंदर थोड़ा बहुत ही टैलेंट अगर है पढ़ाने का और मैं नहीं चाहा कि किसी और के अंडर में काम करूं, पढ़ाऊं, मैंने अपनी खुद की, मान लो यार कि ऐसी, मान लो कि मैंने खुद का अपना एक इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, अब जिससे मुझे अगर कुछ इनकम मिलती है तो दैट इनकम विल बी द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इनकम। यूट्यूब से अगर कभी जीवन में मैंने 1 रुपया भी कमाया, ठीक है, तो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इनकम। डॉक्टर्स, इफ दे आर नॉट working under any government hospital or they are also not working under any private sector, they have opened their own clinic, so that is an example of mixed income। तो भैया आपको ये चीज क्लियर हो गई कि हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो they are receiving some compensation from their employees in the form of cash, कुछ मुफ्त का, काइंड का। थर्ड इज कुछ एम्प्लॉयर और भी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देता है, एंड फोर्थ इज रिटायरमेंट पेंशन। एंड इफ देयर आर सम बिजनेस यूनिट्स जो बिजनेस टैकून्स बन रहे हैं, सो दे आर रिसीविंग द थिंग्स इन प्रॉफिट। Some of the people are there who are not interested to do anything, but they have sufficient capital and they have contributed, they have invested their capital in any business, so they are receiving interest from it। मेरे जैसे कुछ लोग यार जो रेंट वगैरह भी देके काम चला लेते हैं, रॉयल्टी वगैरह भी देके काम चला सकते हैं, वो पैसा। एंड लास्ट इज दैट द पीपल जो अपना काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उनकी जो इनकम निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। तो तीनों को अगर हम एडअप करें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, सो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू गेट डोमेस्टिक इनकम एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ, अब जो पूछे यहां से कैलकुलेट कर लेना। मतलब अगर तुम्हें यार एनडीपीएफसी आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू आ गई, एंड समवन हैज आस्क्ड टू फाइंड यू नेशनल इनकम, हाँ भैया नेशनल इनकम निकालो, बड़ी चीज है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बड़ी चीजों में डील करेंगे यार, दिक्कत क्या है? नो दिक्कत, नेट तो ये सेम ही है यार, फैक्टर कॉस्ट सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल का यहाँ पे वैल्यूएशन है। सो फ्रॉम डोमेस्टिक इफ यू हैव टू मूव टू नेशनल, देन यू हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एनएफआईए की वैल्यू ऐड करते ही आपको एनएनपीएफसी मिल जाएगी। फिर यहां से एक बार एनडीपीएफसी निकल गया तो जो चाहे वो आप क्वेश्चन में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट वाज इट गाइज फ्रॉम इनकम मेथड इन दिस वीडियो। इनकम मेथड को इतने ज्यादा लाइटली मत लेना, कुछ भी चीजें लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। एंड नो डाउट यार हमारे मार्क्स आए ना आए, कंसेप्ट बनना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आप 12th पास करके निकले तो आपकी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए तो यू कैन टीच अ स्टूडेंट हु इज एन इंटरमीडिएट। ऑलराइट, तो ये जरा सा ज्ञान है जो मैं देता जाता हूँ, साथ में ये फ्री है, सब कुछ चार्ज नहीं लगना है। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर है, इफ यू लाइक द वीडियो सो लिटरली प्लीज हिट द लाइक बटन, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्दी आते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।